हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर देगा। आज तक ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जबरदस्त विथ न्यूमेरिकल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो एक टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी की है पिछले वीडियो में। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि बेसिकली अच्छी तरह फिजिक्स समझने के लिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो लाइन से सीक्वेंस में वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको फिजिक्स आसान लगेगी और सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए भी वीडियो बिल्कुल परफेक्टली वेल प्लेस्ड है। आपको सारे टॉपिक्स यहां मैं कवर करके दूंगा और आपको देखिए कितना स्ट्रांगली ये समझ में आने वाला है, आपको भी दिखाई पड़ेगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल में। जैसा आप जानते हैं बच्चों की कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 में ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसा आप जानते भी हैं कि हम लोग बेसिकली 3 तरीकों से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को करते हैं। कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन, उसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। एक करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। सवाल ये उठता है कि आखिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स को करते ही क्यों हैं? आखिर हमें कॉम्बिनेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उस बात की भी एक स्लाइड है और मैं आपको बड़े प्रेम से समझाता हूं कि करने की जरूरत इसलिए है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं या जब हमारी जरूरत ज्यादा वोल्टेज की होती है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च में मान लीजिए 2 सेल लगने वाले हैं। अगर आप एक सेल लगाते हैं और वायर से कनेक्ट कर दीजिए पीछे वाले पोर्ट को, टर्मिनल को, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, जलेगा, लेकिन बहुत ही कम जलेगा, ग्लो ब्राइटनेस काफी कम होगी। और वहीं पर पीछे दूसरा सेल भी लगा दीजिए तो 2 सेल से उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगी। तो जहां पर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस टॉर्च वाले एग्जांपल पर दोनों सेल को एक के पीछे एक लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार से जब आपको चाहिए होता है ज्यादा करंट तो आप प्रेफर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। यह स्लाइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह समझ में आना चाहिए कि व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशंस। शायद मैंने टाइटल भी यही दिया था, व्हाई कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन क्यों है, इसकी मैंने आपको एक मोटी मोटी चीजें बता दी कि मोर वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, मोर करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर मोर पावर की है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए। अब आगे एक एक करके इन कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। पहली चीज लेके आता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आखिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप पढ़ते आए हैं, 10th में भी पढ़ा है कि लाइन जो लगती है एक के पीछे एक उसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। साइंटिफिकली अगर हमें कहना हो तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, when the negative terminal of the cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on। तो ये डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये मैं एक सेल बना देता हूं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह दीजिए, और इसी के बाजू में एक सेल और आ गया तो इसके बोल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। निगेटिव टर्मिनल देखिए इसका, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो किसी का निगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है, फिर इसका निगेटिव किसी तीसरे वाले के पॉजिटिव से लगेगा, तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये फिजिक्स की भाषा में डेफिनेशन के तौर पर आपको ये सेंटेंस भी ध्यान रख लेना चाहिए। मैं बीच बीच में हटता रहूंगा, जिससे कई बच्चे अगर वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो जरूर करेंगे। अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन पता ही था। अब चलते हैं कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सेल को लगा के बैठे हैं
तो आखिर इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब यह हुआ कि इन तीन सेल्स हैं, तो 3 सेल की बात कर ले। मैं एग्जांपल अभी 2 सेल का लूंगा चीजों को आसान रखने के लिए, फिर n सेल्स का भी लेंगे। उसके बाद 2 सेल्स को अगर सीरीज में लगाए हैं तो इनकी जगह अगर मैं एक बैटरी लगा देना चाहूं जो इसी के इक्विवेलेंट हो, यानी ये पूरा पिक्चर हमारा किसी एक बैटरी के इक्विवेलेंट हो, तो वो बैटरी कौन सी होगी जिसे हम E इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं और इसी की वर्किंग हम करने जा रहे हैं। फिर आगे की चर्चा करेंगे। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो मैं डायग्राम बनाता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन का। 2 सेल ले रहे हैं चीजों को सरल रखने के लिए, तो मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं इस तरीके का, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर थोड़ा गैप देके एक दूसरा सेल बना देता हूं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं जो हम वर्किंग में इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं इसको 3 पॉइंट लेता हूं और इनको ब्लैक से लिख देता हूं A, B, C। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सपोज करिए इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो गए सेल के, और ये ABC 3 सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको भी कहीं लिख देना चाहिए जिससे आपके दिमाग में ये बात अटकती रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन की चर्चा चल रही है। अब यही जो कॉम्बिनेशन है बेटा, हम ये चाहते हैं कि ये किस सेल के इक्विवेलेंट है, यानी एक बैटरी लगाना चाहते हैं जिसमें ये E इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट आ जाए, और ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा C है। ये कहानी है, ये हम चाहते हैं यहां पे। तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। देखिए कैसे कर सकते हैं। हमने सेल में पढ़ रखा था, आपको मालूम ही है कि अगर मैं VAB लिखना चाहूं, जिसे आप VA माइनस VB लिखते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे E1, क्योंकि इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होती है वो तो सेम ही होती है बेटा, ये तो आपको पहले से मालूम है। तो करंट तो सेम फ्लो होगी इसके अंदर। अब ये वैल्यू हो जाएगी E1, इस वाले के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, माइनस करंट की वैल्यू I थी तो IR1 आप लिख सकते हैं। इसी तरह VBC की बात करूं तो इसको लिख सकते हो VB माइनस VC, और B और C की चर्चा कर रहे हैं, ये रहा E2 माइनस I इंटू R2। आप फॉर्मूला ये जानते थे पहले से सेल के बारे में कि V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है जब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल होता है या जब सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप। तो ये मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस लिख दी, और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देना चाहते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं इन इक्वेशंस को, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए एडिंग। तो ऐड करने पर ये VB कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा VA माइनस VC, और यहां पर देखिए आ जाएगा E1 प्लस E2, इसमें से I कॉमन ले लें और ये बचा R1 प्लस R2। ये देखिए ये वैल्यू हो गई। अब इस सेल के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई इसकी चर्चा करते हैं, तो VAC वो क्या हो गया, VAC फॉर इक्विवेलेंट सेल। तो VAC यानी VA माइनस VC उस सेल की चर्चा कर रहे हैं जिसे आप लिख देंगे E इक्विवेलेंट। करंट तो सेमी फ्लो, उसमें भी I हो रही है क्योंकि सेटअप तो वही है, तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब देखिए इन दोनों को जो हमारे रिजल्ट आए हैं इनको हम कंपेयर कर देंगे। कितनी आसान बात है ये सब। अब जैसे ही आप कंपेयर करोगे बच्चों, सारी चीज आपके सामने आ गई। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, और कंपेयर करके आपने क्या देखा कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, E1 प्लस E2। इसको हम दिमाग में याद रख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2। और ये चर्चा किसके लिए थी, ये ध्यान रखना होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल चल रहा है मामला। तो ये बात हमारी पकड़ में आ जाती है कि अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है
तो ईएमएफ ऑफ द सेल सिंपली ऐड हो जाते हैं और आर इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी सिंपली ऐड हो जाता है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब इसी बात को हम एक्सटेंड कर लेते हैं किसके लिए, एन करंट्स के लिए। अगर एन करंट्स का मतलब है कि एन सेल्स के लिए जो कि कॉम्बिनेशन में रहेगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं पहले बता देना चाहता हूं बेटा, ये तो हम लोग सीख ही गए हैं कि मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों सेल जो लगे हैं, ये देखिए एक सेल लगा था ऐसे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बना देता हूं ऐसे, और बीच में जो अगला सेल है वो देखिए उल्टा लग गया है। अगर इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिख लो, इसको E1 लिख लो, इसको E2 और इसका यहीं कहीं ऐसे बना दो R2 लिख लो, और फिर देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं E3 और R3। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस सेल पे निगाह डालिए, इसकी पोलैरिटी चेंज है। ये तो प्लस माइनस ठीक चले, इसको उल्टा लगा दिया गया है, देख रहे हैं आप। तो इसका जब ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, E1 प्लस और ये माइनस E2 कर दोगे बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये जब आप पलट के पोलैरिटी लगाते हैं या पलट के उनकी टर्मिनल्स को बदल देते हैं, रॉन्गली लगाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ईएमएफ उसमें से घट जाएगा। आगे भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है बच्चों, एक चीज और समझ लेते हैं लगे हाथ, कि मान लीजिए हमारे पास ये अभी अगला जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जो सरल रखते हुए किया जाता है कि सारी सेल्स एक ही ईएमएफ के लेते हैं हम लोग, एन सेल्स को सीरीज में लगाते हैं जिससे चीजें आसान बनी रहें। तो अगर 5 सेल सपोज करिए लगाए गए हैं, 5 सेल्स लिख दीजिए, 5 सेल्स सेम सेल्स इन सीरीज, ठीक। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए समझ लेने की बात है, ये ई को आप 5 बार लिखोगे ना, मैं लिख ही देता हूं 5 बार, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 5 ही आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसमें कोई एक सेल गड़बड़ लग गया है, इस तरह का लग गया है 1 सेल, अब एक अगली कंडीशन हो गई 1 सेल रॉन्गली प्लेस्ड लिख देता हूं। बात तो आप समझ ही पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस दशा में ई इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि ई इक्विवेलेंट में क्या करोगे, मैं लिख के दिखाता हूं पहले, तो फिर और पकड़ बनेगी आपकी। देखिए ये ई लिखा, अब 1 हो गया माइनस ई, और बाकी तो सब सही लगे थे, तो इसका रिजल्ट ये माइनस ई इसी को भी खा गया, माइनस प्लस 0 होता है, तो आंसर आया 3। तो क्या देखा आपने, 5 में से 2 घट गया। तो जब भी एक सेल रॉन्गली प्लेस्ड किया जाता है, वो टोटल ईएमएफ में से, मतलब अगर सबके सेम सेल हैं, 2 सेल को खा जाता है, वो 2 का डेफिसिट देता है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर n सेल्स, n सेम सेल्स सीरीज में हैं, आगे के लिए तैयारी करा रहा हूं, तो उसका ई इक्विवेलेंट कितना हुआ, NE। अगर यहां पर हम एक का ईएमएफ ई ले लें तो, और अगर सपोज करिए वहां पर 2 सेल्स रॉन्गली प्लेस्ड हैं, पहले मैं एक की बात कर लूं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो, तो 1 सेल, सेल्स की जगह सेल लिख लो, रॉन्गली प्लेस्ड है। रॉन्गली प्लेस्ड का मतलब वही नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर दिया गया है। तो ये इसका ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि ई इक्विवेलेंट में एक सेल 2 को निपटा देता है, तो n-2e आ जाएगा। ये बात पकड़ने की है, एक सेल 2 सेल को खाएगा, मतलब कुल मिला के 2 का डेफिसिट देगा। इसी तरीके से अगर यहां पे 2 सेल हो जाएं रॉन्गली प्लेस्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल, ई इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा n-4e दुगना। और अगर r सेल्स हो जाए, पकड़े रहिए एकदम, कितना आसान होता है ये सब। ये देखिए n-r अगर थे तो इसको 2r कर देना, और क्या है, आप समझ गए। बस ये कॉन्सेप्ट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बच्चे गलत कर देते हैं, गलत करने का कोई सवाल ही नहीं है, गलती क्यों होगी। खैर आप ये बात समझ गए होंगे, तो इसको आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इस पॉइंट को नोट जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका सहारा लेके कि आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये बात आप पकड़ ले गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जहां पर हम लोग एन सेल्स को सीरीज में लगाएंगे, सेम सेल्स को। खैर आगे की बात करते हैं, शायद टॉपिक का हेडिंग मैंने डाला है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ये देखिए क्या टॉपिक है, हमें आई मैक्स निकालना है।
है ना, आई मतलब मैक्सिमम करंट, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल लगे हैं और n सेल आइडेंटिकल सेल हैं। अब आप कहेंगे आइडेंटिकल क्यों? इसलिए कि चीजें सरल रहें, वरना E1 E2 E3 E4 और बड़ा धमाका तो इसकी फोटो मैं इसको खसका देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखो तो उसको डिलीट करना मिटाना बड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं जिससे चीजें आसानी से समझ में आवे। ये मैं सेल बना रहा हूं और ये सेल देखिए सीरीज में लगे हुए हैं, डॉट 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 लगा देना चाहिए आगे। और ये कितने सेल हैं बेटा? n सेल्स हैं, n सेल्स, सेम आइडेंटिकल लिख देता हूं, ठीक, सेम सेल समझ जाएंगे। और ये सर्किट पूरा कर दो, बाहर एक लोड लगा दो और काम खत्म। ये R का लोड लगा दिया। ये जो सेल लिए हैं अब इसका कुछ EMF मान लेना बेहतर होगा, तो सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सबकी वही कहानी है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए। और इसमें से कुछ करंट जा रही होगी जब सर्किट क्लोज्ड है, और इस तरह से ये करंट फ्लो हो रही है। सर्किट डायग्राम हो गया। क्या सर्किट डायग्राम है बच्चों? सर्किट डायग्राम है n आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबका EMF, एक सेल का EMF E है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसी तरह सारे सेल्स की कहानी है और एक्सटर्नल लोड R लगा के रखा है। ये कार्यक्रम क्या टारगेट है हमारा कि I मैक्सिमम अगर चाहिए, मैक्सिमम करंट, तो कब होगी इसमें, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगी, ये जानना हम चाहते हैं। तो जान लेंगे उसमें क्या है। तो आगे बात समझते हैं कि इस टोटल सिस्टम का टोटल EMF क्या रहा। तो टोटल EMF ऑफ, अब यहां n सेल्स लिया है तो n सेल्स इन सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको समझ में आ ही रहा है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF हम जानते थे कि वो हो जाता है E1 E2 E3। तो E को n टाइम जोड़ेंगे, ये E1 मत समझ लेना, कॉमा लगाया है, तो E को n टाइम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा NE। बात समझ गए होंगे, कलर बदलना चाह रहा हूं। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। कोई भी देखिए इतना सरल होता है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मजा आने लगेगा आपको। अब ये R1 R2 अभी आपने देखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ता है, तो R को n टाइम जोड़ोगे तो NR आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये हो गया NR, ये हो गया साहब टोटल EMF और ये हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट इन द सर्किट, तो नाउ करंट इन दी सर्किट। अब करंट इन दी सर्किट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF क्या है? ये देखो यहां पे दिख ही रहा है NE, तो ये NE हो गया टोटल EMF। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? NR तो इंटरनल है, बाहर वाला R है, तो R प्लस NR। ये देखिए ये कहानी हो गई। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं, इसको बड़ा बड़ा लिखता हूं, फिर इस पे चर्चा करूंगा कि आखिर I मैक्स कब होगा। बहुत ज्यादा सरल है, एकदम इजी बच्चों वाला। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू हो गई I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। ये एक्सप्रेशन हमें मिला था, किसके लिए है? कहीं मैं बराबर लिखता रहूं सीरीज, जैसे दिमाग में किसी भी कीमत पे मिस ना करें। ये चर्चा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चल रही है। अब कुछ केसेस ले लेते हैं, जैसे कि देखिए केस नंबर 1 ले लो, कलर बदल लेते हैं, 1 लेते हैं, केस 1। इस केस में क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को है, इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल लोड हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तो उस समय हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं इस केस में I, ऐसे लिख देना चाहिए, बल्कि I इज इक्वल टू NE, और इस NR को यहां पर इग्नोर कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि R के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा है वो।
तो ये एनी अपॉन आर हो गया। ये क्या है बेसिकली, एन टाइम्स करंट, एन टाइम्स द करंट जो सिंगल सेल से मिलती, सिंगल सेल से क्या मिलती, ई बाई आर। अगर सिंगल सेल होता मोटे तौर पे क्या, बिल्कुल पक्के तौर पर, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, एन टाइम्स द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। तो फायदा क्या हुआ कि n टाइम्स करंट हो गई हमारी, बढ़ गई यहां पर। अब केस नंबर 2 ले लेते हैं यहां पर। अब केस नंबर 2 में हम ये दिखाते हैं कि r की वैल्यू हमारी अगर nr से काफी छोटी है तो उस समय क्या होगा बच्चों, I में लिखोगे ne, और यहां पर ये कैपिटल R इससे बहुत छोटा है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो आप nr लिखोगे और ये रिजल्ट आएगा E अपॉन R में। और ये तो सिंगल सेल की करंट है, दिस करंट इज करंट फ्रॉम सिंगल सेल जो कि E अपॉन R थी हमारी। तो इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इतनी झाम का कि हमारा I एक सेल से जो मिल रहा था उतने n सेल लगाने के बाद भी वही मिल रहा है, तो काहे को लगाएंगे। तो यहां से हम ये समझ गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या होना चाहिए कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको आप चाहें तो लिख लें, मैं एक हल्का सा सेंटेंस लिख देता हूं जिससे आपके दिमाग में बात रहे और इस कंडीशन को तौर पे आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड जो भी आप कहें, मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी वेरी हाई या वेरी ग्रेटर या वेरी लार्ज, लिखना चाहिए इसको, मच हाइयर लिख देते हैं, मस्ट बी मच हाइयर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात आप ध्यान रखिएगा और बाकी चर्चाएं तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो ये बात समझ में आती है। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसको मैं एक बार दिखा देता हूं, इसको आप चाहें तो नोट भी कर लें जिससे क्लैरिटी आपको बन जाए। तो एन सेल्स की कहानी जो थी इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले ले। पूरी बात हम लोग आज करेंगे, वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो, बात पूरी खत्म होगी विथ न्यूमेरिकल्स। तो ये केस, ये डेरिवेशन या केस जो भी बोलिए, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब आ जाता है हमारे पास एक न्यूमेरिकल का सवाल, और ये न्यूमेरिकल अच्छा है, अच्छे सवालों में आएगा और आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूं। लिखा है एन आइडेंटिकल सेल, रेड कलर लेना चाहता हूं, है गुड। तो एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ 6 वोल्ट EMF कनेक्टेड, कितने हैं, एन आइडेंटिकल सेल हैं, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 5 ओम, कैपिटल R 5 ओम दे रखा है, कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। उस समय उसकी करंट की वैल्यू कितनी है, 10। हुआ होगा भाई ये कुछ ऐसी कहानी है, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बना नहीं रहा हूं, इसी के अंदर मान लेंगे वरना देर लगती है बनाने में। तो इस तरह का मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है और एक्सटर्नल लोड इसने बोला है 5 ओम का, और n आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये n सेल्स हैं आइडेंटिकल, आप समझ गए होंगे, और सबका EMF है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के सेल हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अभी नहीं की। और इस सिस्टम में जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर की जा रही है बेटा, ये ऐसा बोलते हैं। बहुत सुंदर बात। इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज, रिवर्स पोलैरिटी विथ सीरीज। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि इसमें से 2 सेल, मतलब मुझे अगर आपको समझाना है तो मैं यहां पर 2 सेल सही लगाता हूं और ब्लैक कलर से 2 सेल पलट के लगाता हूं।
जिससे आप समझ पावें। अब ये कंडीशन बनी, क्या मैंने कुछ यहां गड़बड़ी कर दी है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बड़ा डंडा पहले और छोटा डंडा बाद में। तो ये कहानी रही और रईस लोड वही है, इसको मिला मुलू दीजिए और कैपिटल आर है, बाकी आप समझदार हैं। अब ये दो सेल जो ब्लैक कलर के हैं वो रॉन्गली लग गए हैं, ठीक है साहब। टोटल सेल n थे, 2 गड़बड़ लग गए। विद द सेम एक्सटर्नल रजिस्टर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल्स विद बिल 6 एम्पियर। इस सेटअप में यहां जो जाने वाली करंट है वो 6 एम्पियर की है, इतना ही बोलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमको n निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस r निकालना है। तो सपोज करिए हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस r है और n है नंबर ऑफ सेल्स, बात पकड़ ली होगी आपने। अब पहली सिचुएशन में जो 10 एम्पियर की करंट थी वो निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या होता था, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ इसका कितना है, सीरीज में तो जुड़ जाता है, तो 6 6 6 n6। भाई 1 का 6, तो 6 को n टाइम्स जोड़ोगे तो 6n लिख दो चाहो तो, ये 6n के बराबर हो गया। 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट n टाइम्स, तो 6n। नीचे क्या हो गया, 5 ओम तो रहा बच्चों, पहले इसका जोड़ लेते हैं। R भी सीरीज में कैसे जोड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। तो R को n टाइम्स जोड़ोगे, तो जब n टाइम्स जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी NR प्लस और 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। 10 एम्पियर की वैल्यू आपको दी हुई है पहली कंडीशन में। ये आपका पहला एक फॉर्मूला सा बन गया, एक इक्वेशन सी बन गई। अब दूसरी इक्वेशन का जिक्र करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए बेटा, इस कंडीशन की भाई तो इस कंडीशन के लिए थी, एक मैं इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करके लिख देता हूं, मतलब सीधी रेखा में तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6n इज इक्वल टू 10nr प्लस 50। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलता हूं, ये इस केस के लिए है। इस केस के लिए क्या हुआ, टोटल करंट, तो हमें ये मालूम था कि टोटल ईएमएफ इधर कितना हो जाएगा। आपको मैंने समझाया है कि अगर एक सेल गड़बड़ लगा हो, उल्टा लगा हो, तो 2 को मारता है। तो ये 2 उल्टे लगे हैं तो कितने को मारेंगे, 4 को। यानी जो n है वो हमारे लिए n-4 आ जाएगा। 4 सेल खा गया टोटल, और एक सेल का ईएमएफ 6 था तो ये 6 हो गया। समझ पाए ना, क्योंकि 4 सेल कम कर दीजिए, n-4 सेल लगे हैं सीरीज में, तो 6 6 6 कितनी बार जोड़ना है, n-4 टाइम्स, जोड़ मारिए, खत्म हो गई बात। ये हो गया n-4 इंटू 6। और नीचे क्या रहा, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं इंटरनल वो नहीं घटते हैं, सेल को खा जाता है, ईएमएफ खा जाता है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होते हैं वो तो इसमें हैं ही, वो बने रहेंगे सेम, क्योंकि वो उल्टा लगाओ सीधा लगाओ रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लगाया या ऐसे लगाया। तो यहां जो हिसाब बना वो बना बच्चों NR ही, और साथ में एक्सटर्नल लोड कितना था, सेम 5 ओम। इस समय जो करंट की वैल्यू है, इनके हिसाब से करंट की वैल्यू है 6 एम्पियर। ये देखिए, तो ये 6 एम्पियर की वैल्यू हो गई। थोड़ा इसको शिफ्ट करता हूं ऊपर, और यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखता हूं, इसलिए जैसे आपको दिखे तो जल्दी ही इसका स्क्रीन भर जाता है। तो इसको मैं लिख दूंगा 6NR प्लस 30, अगर मैंने सही लिखा है तो। अब ये 6 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हुए, तो ये 6n हो गया माइनस 24, 6NR प्लस 30। और इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 6n, 24 और 30 को जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। तो ये 6NR और ये रहा 54, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो 10NR प्लस 50 मस्ट बी इक्वल टू 6NR प्लस 54। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं, 10 में से 6 गया 4NR, और यहां 50 4 बचा,
और यहां से वैल्यू आ गई एनआर की कितनी 1। अब ये एक्सप्रेशन एनआर 1 मिल गया तो पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म हो जाता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसी को यहीं डाल देते हैं। पहली वाली ज्यादा आसान थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपने जैसे ही वैल्यू डाली, ये क्या बन गया यहां पर 6n, और ये हो गया 6nr की वैल्यू 1 है प्लस 54, तो 6n इज इक्वल टू 60, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10 सेल हैं इसके अंदर। एक पहला आंसर आपका आ चुका है। ऐसे ही सवाल जेईई मेंस नीट में आपको मिलेंगे। बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी कितना सरल है। कोई भाई अगर कोई डिफिकल्टी हो तो डिफिकल्ट बोले, जब है ही नहीं डिफिकल्टी, समझ में आ रहा है तो काहे का प्रॉब्लम। खैर, अब r की बात करते हैं तो n की वैल्यू यहां पर 10 पुट कर दो, तो r की वैल्यू क्या हो गई 10 किया तो 1/10 आ गया, और ये वैल्यू हो गई 0.1 ओम। ये दोनों आंसर आ गए। और एक अच्छा सवाल जो घूमता फिरता रहता है आपके एग्जामिनेशंस में आता रहता है, वो आपने लगा लिया। मैं हट के आपको मौका देता हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट प्यार से ले पाएं। और भी सवाल हम लोग करेंगे बिल्कुल। जब ये वीडियो आपका पूरा खत्म होगा, आप शांति से देख के नोट्स बनाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। पॉज करें वीडियो और नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से नोट किया होगा पॉज करके। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं और आराम से आप इस सवाल को नोट कर पाएंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल में हमारे लिए क्या है। तो ये भी एक सवाल है बेटा, और इसको भी करके देखेंगे हम लोग। तो फटाफट निपटाते हैं इस सवाल को। लिखा है n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर जॉइंट इन सीरीज टू फॉर्म ए क्लोज सर्किट। कुछ नहीं, बहुत आसान। इस तरह का देखिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल हैं, और कितने सेल हैं n हैं। तो ये डैश 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 करते हुए ऐसे बना दिया। अब ये क्लोज सर्किट है तो आपने ऐसे जोड़ दिया है इसको, यही बोल रहे हैं ये। तो ये E है, ये R है, सब ऐसा ही है, और n आइडेंटिकल सेल्स हैं। मैं n सेल्स लिख रहा हूं, मतलब है आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है। R आर जॉइंड इन सीरीज टू फॉर्म क्लोज सर्किट। बन गया क्लोज सर्किट, उसमें कौन सी बड़ी बात। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ सेल। अब एक सेल के बीच में इंटरनल क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक सेल के बीच में। तो कोई सेल पकड़ लेते हैं कहीं का भी, या किनारे का ही ले लो, इसको A कह देते हैं और इसको हम B कह देते हैं। कोई टेंशन तो है नहीं। अब देखिए करंट यहां से I फ्लो होगी और ऐसे जाएगी, तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। करंट इन दी होल सर्किट में होल वर्ड जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि पूरे सर्किट का मामला है। तो करंट की वैल्यू I कितनी हो जाएगी, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF क्या है, वो है N इंटू E। भाई E प्लस सबका तो E है N टाइम्स, तो हो गया NE। और इसी तरीके से सारे RR हैं तो हो गया NR, बाकी तो एक्सटर्नल कोई है नहीं। तो ये करंट क्या हो गई E/R। ये क्वेश्चन हमारे लिए काम की हो गई। तो I मैं किसी और कलर से भी लिख दूं जैसे दिमाग पकड़े आपका। E हो गई I E/R। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर देखिए करंट जो है वो ऐसे करंट जा रही थी। अब AB के बीच का निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जानते हैं जब भी हम VAB लिखेंगे तो क्या मतलब हो जाता है, VA माइनस VB, और इसको लिखते हैं E माइनस IR। ये हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते आए हैं। बस ये देखिए खेल खत्म। E लिख दीजिए, एक का EMF, एक सेल, ये वंस फॉर वन सेल हम जिक्र कर रहे हैं जो इन्होंने पूछा था। ठीक, अब E माइनस I और I की वैल्यू ये निकाली है, तो इसको लिख दिया E/R इंटू R। R से R कट गया, E माइनस E, और इसकी वैल्यू हो गई 0। तो एक सेल के अराउंड हमारा कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 0 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। अब चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए ये सवाल भी आपकी मदद कर रहे हैं कितने सुंदर तरीके से। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सेल इन पैरेलल। आइए ये देखिए, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी सेल्स को पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पहचानते हैं, फिर भी मैं एक सेंटेंस लिख दूंगा जिससे किसी भी तरह की कोई बात छूटी ना रह जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे सेल का, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स, व्हेन
the positive terminal of all these cells, जितने भी है cells are connected to one point and all the negative terminals of the cell are connected to another point. इतनी सी बात कही जा सकती है और तब बोलेंगे पैरेलल में कनेक्टेड है। सिंपल सी बात अगर आप करें, आप जानते ही हैं कि ये देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये प्लस माइनस। अब इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलेंगे? ये एक हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप जानते ही हैं, लेकिन जस्ट आपको कहीं से बात कोई चूके ना आप। तो यहां पर प्लस वाला एक जगह कनेक्टेड है जो लिखा है और माइनस वाले एक दूसरी जगह कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब अगर इस सर्किट में कोई करंट आ रही है, सपोज करिए इससे आई निकल रही है या घूम के वापस यहाँ आई आएगी, तो ये बट जाएगी I1 और I2। तो हम ये जानते हैं कि I की वैल्यू I1 प्लस I2 रहती है और अकॉर्डिंग टू सेल हम चर्चा करते रहेंगे क्या ईएमएफ बन रहा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये जानते हैं कि VAB हमारा चाहे इस रूट से जाए चाहे इस रूट से, वो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल रहना चाहिए किसी भी आर्म से हम जा रहे हों। ये सारी बातें हमारे जहन में हैं। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बना के इसी दो सेल जो लगाए थे इन्हीं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर लेंगे। तो अब अच्छे से एक डायग्राम बना देता हूं और वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने सीरीज में किया था। ये दो सेल मैंने लगाए, ये मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आ रहा होगा, बाहर नहीं गया होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बना नहीं रहा हूं, समझेंगे होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे मैंने लगा दिया सीरीज की पैरेलल के अंदर। अब इसको लिख देता हूं E2, थोड़ा नीचे कर लूं कहीं ऐसा ना हो कट रहा हो, वैसे तो आ रहा है तो ठीक है। तो ये रहा E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग R2 और इसका ले लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये इसके पैरामीटर्स हो गए। अब यहां से मान लीजिए कोई करंट हमारे पास I आ रही थी तो वो डिवाइड होके इधर चली गई I1 और इधर चली हुई I2। अब वापस यहाँ पे जब मिलेगी तो I मिलेगी, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर करंट की वैल्यू I1 है। कुछ नाम देने हो तो नाम भी दिए जा सकते हैं, ब्लैक कलर से दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A और इधर वाले किसी पॉइंट को बोल दीजिए B, और बाकी पॉइंट्स को कुछ भी बोल दीजिए, CD वगैरह कुछ भी, CD लिख देता हूँ, ABCD, फर्स्ट क्लास। अब इस सिचुएशन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं सिंगल बैटरी से, वही जो इक्विवेलेंट बैटरी की बात कर लेते हैं। तो ऐसा हम सेल लगाना चाहते हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये A है और ये पॉइंट हमारा B है। ये इक्विवेलेंट बैटरी समझ सकते हैं, इसको समझ क्या सकते हैं, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट यही चलता है। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी की कहानी है, यानी इन पूरी समीकरण में एक बैटरी को रिप्लेस कर दें और सेम चीजें हमको मिलती रहे। अब मुझे यहां लिख देना चाहिए कि ये सारी चर्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए चल रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास थी I = I1 + I2, इसको तो जब चाहे तब यूज कर लेंगे, ये I में से I1 I2 निकल के गया है। अब पोटेंशियल का जिक्र किया जाए, CD के बीच का पोटेंशियल, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए V, क्योंकि CD में इस रूट से जाओ या इस रूट से, पोटेंशियल तो सेम होने वाला है। तो अब यहां पर लिख देता हूं VC - VD पोटेंशियल। तो क्या लिखोगे, पहले केस में E1 - I1 × R1, इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह नीचे वाले के हिसाब से भी लिखेंगे। अब यहां पर इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएं तो मैं यहां से I1 निकाल लूं अगर, तो मैं I1 क्या लिख सकता हूं, E1 - V/R1। देखिए इस वाली इक्वेशन से E1 ये पोटेंशियल है
I1 निकालने के लिए हम लोग गए, इधर ले लो, तो ये E1 माइनस वी अपॉन R1 आराम से आप लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं, दूसरे रूट से इस रूट से जाएंगे जब, तो फिर हम लिखेंगे V, और यहां पर फिर वही VC माइनस VD लिखेंगे, और अब इस सेल की चर्चा करेंगे जो कि E2 होगा, करंट I2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं I2, तो उसी तरीके से आप E2 माइनस V अपॉन R2 की तरह वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, इसमें जो करंट है वो I है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करें, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब तो E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2 कर देते हैं। अब इसको न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लेते हैं बेटा, तो ब्रेकिंग करोगे तो क्या, इसको न्यूमिनेटर से अलग अलग कर लो, तो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस इसको E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2, इस तरह तोड़ लो, न्यूमिनेटर से अलग अलग है, अलजेब्रा बहुत आसान। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं पहले, और I की वैल्यू हमारी क्या बन गई है, इसको नोट करिए, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वैल्यू देखिए यहां पर आती हुई दिख रही है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, I इज इक्वल टू दिस वन, इसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं अगर आप, तो V के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि बैटरी के लिए V इज इक्वल टू E माइनस IR एज ए जनरल रूल पढ़ा है, वरना तो इस तरह से उसमें भी सीधे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। किससे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट बैटरी से। देखिए यहां पर अगर मैं बात लिखूं इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो V तो सेम होगा AB के बीच में जो हम निकाल रहे हैं, तो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR। ये देखिए ये इक्वेशन किसके लिए मैंने लिखी है, ये इस इक्विवेलेंट बैटरी के लिए लिखी है, इसी से कंपेयर करना चाहेंगे, तो V को सेम कर दे तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ये आसानी हमें मिल जाएगी। तो चलिए वहां पर देखते हैं, अदरवाइज I निकाल के भी डायरेक्ट कंपेरिजन आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे बुक्स में रहता है मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं, जिससे आप कभी किताब उठाएं तो ज्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। तो इसको मैं अगर लिखूं यहां पर, तो मुझे लिखना चाहिए V, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो V के साथ मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये I चला गया तो ये माइनस I आ जाएगा। कुछ नहीं, अलजेब्रा कर रहे हैं, इसको इधर, बस यही सब। अब देखिए यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा अभी, तो V अगर लिखना चाहो तो V को क्या लिख दोगे यहाँ पर, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और माइनस I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आया, और कंपेयर जिससे हमें करना था, इक्विवेलेंट बैटरी जो थी वो क्या था, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये किसकी थी कहानी, इक्विवेलेंट बैटरी की, अभी आपसे चर्चा की थी मैंने। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप सीधे, मैं थोड़ा ऊपर ले जाना चाहूँगा, ऊपर आप क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट को, तो E इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो ये पूरी कहानी, क्योंकि ऐसा ही तो है देखो। तो इसको लिखोगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इसको लिखा जा सकता है समेशन, ये सिग्मा का साइन होता है, समेशन भी बोलते हैं, इसका मतलब सम करना होता है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, उम्मीद है आपको पता होगा। E अपॉन R और समेशन या सिग्मा 1 अपॉन R,
इसका मतलब है इस तरह से जोड़ के लिख दिया जाए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा आपके काम का है। बाकी और भी एक स्टेप अभी आगे चलेंगे हम लोग, लेकिन ये फॉर्मूला जब ई इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप सीधे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ट्विस्ट है, वो भी बताएंगे भी आपको, जिससे आप पूरी पकड़ बना सकें। और आर इक्विवेलेंट की चर्चा करें तो देखिए ये जो आर इक्विवेलेंट है वो यहां इससे कंपेयर कर दीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर इक्विवेलेंट को 1/1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/सिग्मा 1/R। तो इन फॉर्मूलों को आप जरूर ध्यान रखिए। ये किसकी चर्चा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ई इक्विवेलेंट कभी निकालना हो या आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब इसका एक और रूप होता है जो याद रखने में आसानी के लिए बनाया जाता है, उसको भी मैं लिख देता हूं। यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इसी एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है? यहां पर ये बन जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2। और यहां पे देखिए 1 कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, यानी 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। ये देखिए, तो ये ज्यादा आसान होता है याद करने के लिए। ये कहानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की चल रही है। तो ई इक्विवेलेंट, अब इसमें देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 है, 1/R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट रख दीजिए। तो 1 यहां क्या आ गया? 1/R इक्विवेलेंट, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया। तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, और ये तो देखिए E1/R1 प्लस E2/R2 लिखा ही हुआ है। ये क्यों किया गया है? जैसे हम थोड़ा याद आसानी से रख पाए, बाकी कोई साइंटिफिक इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल लगाते वक्त ये तेजी दिखाता है। और ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस में याद कर रखा है, 10th सही चला आ रहा है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये आसानी लगती है। और E1/R1 का फॉर्मेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे चूज कर सकते हैं। और यहां से बात पकड़ पाए होंगे। ये देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, 1/R1 प्लस 1/R2 क्या रहा? ये रहा 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इंटू करोगे ई इक्विवेलेंट इंटू 1/R इक्विवेलेंट। तो मुझे लगता है थोड़ा लिख देना चाहिए मुझे, कई बच्चे उर्ली हो सकता है ना पकड़ पाए। तो यहां पर देखिए ई, इस बात को मैं लिखूं तो ई इक्विवेलेंट, और इसको लिखा E1/R1 E2/R2, और ये पूरी वैल्यू को मैं 1/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। अब ये देखिए यहां पर 1/R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इक्विवेलेंट इंटू 1/R इक्विवेलेंट, ये तो न्यूमिनेटर के बराबर है E1/R1 प्लस E2/R2। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट यही तो है। ये देखो ये क्या है? ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, और ये E1/R1 प्लस E2/R2 करके है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें देखिए एक चीज थोड़ी ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो कंपटीशन में नीट वगैरह जेईई में आता है, बोर्ड में भी कभी छेड़खानी करेंगे तो छेड़ सकते हैं आपको। जैसे अगर हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज करिए ये बैटरी लगा के रखी है, 3 लगाते हैं तो आप समझ पाएंगे थोड़ा। चलो इसी में ये लगाई बैटरी, और अगले में मैंने ऐसे लगाई, और अब ये रेजिस्टेंस वगैरह लगा होगा इसमें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, शॉर्ट सर्किट मत समझ लीजिएगा। इस तरीके से ये कहानी है। यहां पर बाकी रेजिस्टेंस वगैरह लगा है जहां लगा होना चाहिए। तो ये देखिए ये क्या, प्लस माइनस लगी है, माइनस प्लस लगी है, प्लस माइनस लगी है। अब इस सिचुएशन में बाय द वे करंट की जो वैल्यू दे रखी है प्लस से निकल रही है और कहीं जा रही है, ऐसे करके आप जिधर भी इसको जानी है। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को एक ही पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो याला पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव को इससे कनेक्शन है, इसका पॉजिटिव का इससे, लेकिन ये इसका नहीं है इससे, इसका नहीं है इससे। तो जब इसका नहीं है इससे तो ये चेंज है, तो इसको ई को हम माइनस ही कंसीडर कर लेते हैं, माइनस ही कंसीडर कर लेते हैं। यानी ई इफेक्टिव जब आप लिखोगे तो ई इफेक्टिव में जो E1/R1 डालते हो, अगर ये E1 है
और ये E2 है, ये E3 है, ये R3, ये R2 और ये R1। तो अगले स्टेप में इसको -E2/R2 लिख लेना होगा। आप समझ पा रहे होंगे। और इसके नीचे 1/R1 + 1/R2 तो था ही। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर पोलैरिटी बदल गई है तो यहां पर सेम टर्मिनल तो जुड़े नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो तभी बोलते हो, सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। लेकिन भाई साहब ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो उस गड़बड़ी को समझने या रोकने के लिए हम ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो तो जो भी एक प्लस माइनस वगैरह मान के करना है वो हैंडल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका अंदाजा आपको मिला है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। ये आर इक्विवेलेंट की कहानी है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कंडीशन, यानी पैरेलल में अगर हम लोग कई सेल लगा दें, एम सेल्स लगा दें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एम 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 एम, उस स्थिति में हमारी मैक्सिमम करंट क्या होगी। तो उस तरफ मूव करने से पहले इसको मैं नोट कराना चाहूंगा पहले आपको। तो ये आप जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी प्रोसेस है जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकें। तो ये पॉज करें वीडियो और नोट डाउन करें, फिर ऊपर लेके जाते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कीजिए, और जो मैंने बातें बताई हैं वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें इसको अच्छे से। पूरी क्लैरिटी है, नीट जेई कुछ भी हो सब निकालोगे तुम, है ना। ये क्लैरिटी है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं एम कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एम सेल्स जब लगाते हैं तो बच्चों आगे की चर्चा करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एम सेल्स लगे हुए हैं। तो यही लिखा हुआ है, देखिए यहां पर रेड कलर लूंगा और भाई, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स हैं इसमें भी। तो मैं इसको, फोटोग्राफ है तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और सिंपल वे में बात करेंगे जिससे मैं कहीं कुछ डिलीट करना हो तो आराम से कर सकूं। तो सेल की चर्चा करते हैं। एम सेल्स को लगाते हैं पैरेलल में। तो ये एक सेल लग गया, आर नहीं बना रहा हूं, आर इसी के साथ लिख देंगे। और आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये सेल और इसी तरीके से कई सेल्स हैं एम, और हम लोगों ने इसको एक जगह जोड़ दीजिए ऐसे। तो सारे पॉजिटिव वाले टर्मिनल देखिए एक जगह जुड़ गए और सारे नेगेटिव वाले एक जगह जुड़ गए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बन गया हमारा ए बी, और इसी को किसी बाहर एक्सटर्नल लोड से हमने जोड़ दिया। कुछ करंट वरंट फ्लो हो रही होगी उसको भी मेंशन कर लो, कोई बुराई नहीं है। सेल की बात करें, आइडेंटिकल सेल है तो इसका E, R, E है EMF ऑफ द सिंगल सेल, R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसी तरह इसका ER, इसी तरह इसका ER। और कितनी लाइनें हैं, कितने सेल हैं, उसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं। ये हैं M सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, M सेल्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात आपको पकड़ में कम से कम इतनी आई होगी। अब इसकी चर्चा करते हैं कि आगे कहानी क्या है। अब हम अगर बात समझें कि इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी देखा था। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस M आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल वर्ड यूज कर रहा हूं जैसे दिमाग में सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या लिख दो चलो कॉम्बिनेशन। तो उस समय सिचुएशन क्या बनी, मान लेते हैं वो R डैश है, तो 1/R डैश 1/R की पैरेलल वाले में फॉर्मूला लगता है, अभी आपने सीखा है। कितने बार लिखेंगे, M टाइम्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, M/R, क्योंकि 1/R कितने बार लिखा गया है, N टाइम्स। तो R डैश की वैल्यू क्या हो गई, R डैश की वैल्यू हो गई R/M। ये यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमको दिखाई पड़ गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बात कर लें अगर हम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो बहुत आसानी से अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस का जिक्र करूं तो ये एक्सटर्नल लोड को, क्योंकि ये तो सीरीज में बाकी होके, प्लस R डैश कर देना चाहिए, मतलब R + R/M, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया।
अब देखिए यहां पर क्योंकि आइडेंटिकल सेल हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इस ए बी के बीच में टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या है? ई। क्योंकि ए बी के बीच में क्या पोटेंशियल है? ई। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? ई। और अगर आप जो फॉर्मूला पीछे पड़ा है वहां भी अप्लाई कर देंगे E1 E2 जहां था, तो भी यही रिजल्ट आ जाएगा। वो मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूं, आप होमवर्क समझ सकते हैं। पीछे जो फॉर्मूला पड़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 E, देखिए अगर आप देखना चाहें तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि E इफेक्टिव हमारा होता था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ऐसे करते करते, और ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे करते करते, E और R सेम है तो ये M टाइम्स जोड़ोगे तो ये बन जाएगा M E अपॉन R, और नीचे N टाइम्स जोड़ोगे तो M अपॉन R। ये देखो E आ गया। बहुत सरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या किया हमने? अभी जो सीखा था फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उसको लगा के आपको दिखाया, और ये कॉन्सेप्चुअली समझ लिया हमने। कहीं से कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। जब हमारे लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वी विल प्ले द गेम। तो यहां पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी है, तो सबका ई है, तो ए और बी के बीच में तो ई ही रहेगा। चलिए बड़ी सुंदर बात। तो अब इसके लिए टोटल करंट, पहले मैं ईएमएफ लिख दूं, या समझ गए हैं आप? टोटल करंट लिख देता हूं इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो अगर उसकी वैल्यू मैं आई बोलूं तो आई को टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ है ई और टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर बाई एम। ये देखिए एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हमें चाहिए इसमें क्या कि भाई करंट कब मैक्सिमम होगी। थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, केसेस ले लेते हैं। तो पहला केस ले लेते हैं बेटा, केस 1, और उस केस की कहानी क्या है? जब हमारा कैपिटल आर काफी छोटा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमारा कैपिटल आर बहुत छोटा है तो इसके साथ ही लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे लिख सकता हूं I इज इक्वल टू ई अपॉन आर बाई एम, जो कि आ जाएगा एम ई अपॉन आर। एन टाइम्स करंट फ्रॉम सिंगल सेल करंट। ये मैंने समझाया था सीरीज में, क्योंकि सिंगल सेल में आपको E अपॉन आर मिल रही होगी, ऐसा मान लेते हैं। तो उससे आपको यहां पर सिंगल सेल में जो करंट थी उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको यहां पर उपलब्ध हो पाई है। तो सिंगल सेल करंट जो भी थी उससे m टाइम्स आपको मिल गई है। सेकंड बात करते हैं नंबर 2 सिचुएशन। जब केस 2 में R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, किससे? R बाई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, उस समय क्या घटना घटेगी? तो उस समय I लिखोगे और R क्योंकि बड़ा तो R बाई एम छोड़ो नहीं, तो इसको लिख देना चाहिए E अपॉन R, क्योंकि इसको लिखा नहीं। अब ये क्या करंट मिल गई? अगर एक्सटर्नल लोड R लगा हुआ है, ये करंट फ्रॉम द सिंगल सेल, करंट फ्रॉम द सिंगल सेल। मैं इस एक्सप्रेशन को हटा रहा हूं, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि क्योंकि सिंगल सेल की जो करंट है वो E अपॉन आर लिखूंगा अभी। तो करंट फ्रॉम द सिंगल सेल, जो कि हमारी क्या होगी? I इज इक्वल टू ई बाई आर के बराबर। क्योंकि यहां पे क्या था बेटा ना कि कैपिटल आर बहुत ज्यादा छोटा है R बाई एम से। तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से भी बहुत छोटी हो गई तो वो सर्किट में ही हटा मारो उसको, तो E अपॉन आर की वैल्यू बन गई। और यहां कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले ली, तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि आर ही है इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, सिंगल वाले से भी। तो ये E इज इक्वल टू आई बार आर जो करंट मिलेगी वो सिंगल सेल्स के बराबर ही होगी। तो इसको लगाने का कोई लाभ ही नहीं रहा। तो हम ये समझ गए इस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम करंट है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमम करंट
फॉर मैक्सिमम करंट हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो छोटा होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मच स्मॉलर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। आप ध्यान कीजिएगा, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। हमारे सीरीज सर्किट में उल्टी कहानी थी। सीरीज में बोल रहे थे कि कैपिटल आर की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम करंट में। इसमें हम बोल रहे हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखेंगे कि बराबर होनी चाहिए, तो याद करने में आसानी रहती है। सीरीज में कैपिटल आर की बाहर वाला भारी हो गया सीरीज में, समझिए, और ये पैरेलल वाले रेजिस्टेंस में बाहर वाला की वैल्यू काफी कम होनी चाहिए। खैर, याद करने का तरीका आप किसी भी तरीके से याद करिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उससे आप समझ पाएंगे। तो ये रहा, इसको वीडियो को हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ये रहा इसका बाकी, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में, जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए कि 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये लगा हुआ है। इफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ohm, 2 ohm and 1 ohm, फाइंड द ई इफेक्टिव एंड आर इफेक्टिव एंड द करंट इन द एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर 1.6 ohm। ये एक आपको लगा हुआ। ध्यान से अगर आप देखिए तो एक तिकड़म है इसके अंदर। क्या तिकड़म है? ये सेल की पोलैरिटी सेम है, ये पलटा हुआ सेल है। ध्यान से देखो इस सेल को, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भाई ये तार कनेक्टिंग वायर है तो सेम पोटेंशियल पे लग गए दोनों, ये उल्टा लगा हुआ है। तो हम जो पढ़ते थे कि ई इफेक्टिव, आपको जो फॉर्मूला समझाया था वो क्या था? समेशन सिग्मा आई एप्सिलॉन आई या ई आई अपॉन आर आई, इसका सम, और नीचे होता था समेशन या सिग्मा 1 अपॉन आर आई। इसकी वैल्यू आप लिखना जानते हैं, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, R1 E2 R2, यही शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ये आप जानना आपको हो गई, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने इसको फैला के भी लिख दिया। मान लीजिए बच्चा कहीं कंफ्यूज करता है, यही चीज इस तरह लिखी जाती है, कुछ दम थोड़ी होता है इसमें। अब यहां के केस में क्या करेंगे? E2 में इसको, जैसे मैंने बताया था, माइनस साइन के साथ रिप्लेस करेंगे। यानी अगर मैं इस वैल्यू में, इसमें ये ई इफेक्टिव पूरे सर्किट का अगर लगाना चाहूं, मतलब जो सेल्स कॉम्बिनेशन की कहानी है, तो उस कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा हमको? देखिए ये E1 हो गया, ये ऊपर वाला 3 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अब हम E2, ये इसको E1 ले रहे हैं, इसको E2 ले लिया इस वाले को, और इसको E3 ले लिया है। तो E2 के चक्कर में आए तो पोलैरिटी चेंज थी, तो मुझे यहां लिखना होगा -4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस का 2। समझे आप? इस तरह से साइन ध्यान रखना। प्लस लास्ट वाले का कहानी आई तो 6/1, 6/R1, और नीचे कर दो तो रेजिस्टेंसेस की कहानी। रेजिस्टेंसेस में तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं, ये हो गई रेजिस्टेंसेस की कहानी, क्योंकि 1, 2 और 1 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 2.8 वोल्ट। ये आंसर है। ध्यान देने वाली जो बात थी, मैंने आपको ध्यान दिलाया, इसके ऊपर ऐसे ट्विस्टिंग आए तो संभाल सकते हैं। बिल्कुल एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट जेई वगैरह में बिल्कुल पूछे जाते हैं और इसी तरह आप हैंडल करेंगे। आर इक्विवेलेंट का जिक्र करें बेटा, कोई भी टेंशन नहीं। जब हम बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की, तो 1/R इफेक्टिव का मतलब है 1/R1, 1/R2, 1/R3। कोई समस्या नहीं है। 1/1 ये लिखा है, 1/2, 1/1 वैल्यू हो गई 5/2। तो और आर, इसको कई बच्चे पलटना भूल जाते हैं, तो याद रखना आर इफेक्टिव क्या होगी?
ये होगी, ये 1/r था इसलिए 2/5। ये कई बच्चों में गलती मैं देखता हूं करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लापरवाही कह लीजिए या ध्यान से निकल जाता है, जो भी बोल लीजिए। ये देखिए ये दोनों आंसर आ रहे हैं। अभी कुछ और भी पूछा है, उसको भी सेटल करेंगे। निकल आया। अब पूछा है कि करंट इन दी एक्सटर्नल लोड एक 1.6 ओम में, थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा। करंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो करंट इन दी सर्किट क्या रहा? करंट इन दी सर्किट, या वही वो सर्किट में जो होगी, ये तीनों लगे थे, इनका कॉम्बिनेशन का एक बना दिया। यहां जो आई जा रही होगी वो हो गई आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट बैटरी का निकाल ही लिया है भाई। इन तीनों को खत्म करके एक बैटरी लगा देते हैं, ये दो, जिसका ईएमएफ 2.8 है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2/5 है। खेल खत्म हो गया। ई की जगह वैल्यू रखी तो 2.8 वोल्ट रख दो, और आर की जगह रखो तो 1.6 है। 1.6 को फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी हो तो आप आराम से इसको 16/10 यानी 8/5 रख सकते हो। तो इसको लिख दिया मैंने 8/5 और ये हो गया 2/5। कैलकुलेट कर लीजिए, 10/2 2 बचेगा, 1.4 आ रहा है। 1.4 एम्पियर की करंट जा रही है। देखिए ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में, नीट वगैरह में आएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, पक्का। खैर एकदम एक ही वीडियो में पूरी कहानी सेट हो जाएगी, तो इसको भी नोट डाउन आप कर लें। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूं और यहां पर ये क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को समझेंगे और इस पे सवाल भी करेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा? सम इन सीरीज एंड सम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कहानी है। मैक्सिमम करंट कब होगी? क्या मैंने हेडिंग डाली है? अगर डाली है तो लेंगे, नहीं डाली इसी में समझाऊंगा आपको। तो कुछ सीरीज में सेल्स लगे हैं और कुछ पैरेलल में लगे हैं। यहां पर चीजों को आसान रखने के लिए हम फिर आइडेंटिकल सेल ही लेके चल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, क्योंकि ये फोटोग्राफ है, कुछ भी गलत होता है तो झाम रहता है उसको मिटाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एन सेल्स को लेते हैं सीरीज में। ये आइडेंटिकल सेल हैं सारे, सभी आइडेंटिकल हैं, पैरेलल सीरीज जो लगा रहे हैं। और एम बोलना चाहिए, एम रोज बना देते हैं, मैं एम रोज लिख देता हूं। एम सेल्स भी ना लिखो, एम रोज ही लिखना ठीक है केवल। और एम रोज हैं इसके अंदर, एन सेल्स इन द सीरीज एंड टोटल एम रोज। कैसे फोटोग्राफ बनी इसकी? ये देखिए, एक मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहा हूं, होगा सब में। तो ये ऐसे बनाया और डॉट 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 डॉट, ये बन गया एक रो। और इसमें कितने सेल थे बेटा? एन सेल्स थे। इसी तरीके से हम दूसरी रो बनाएंगे, ये देखिए, और इसको भी कहीं ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही मैं डैश 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 करते हुए हम लोग चले जाते हैं अंतिम रो पर। तो टोटल कितनी रोज है? मेरे ख्याल से यहां पर ब्लैक कलर से लिख देना चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे यहां पर एम रोज हैं और एक में आपके एन सेल्स हैं। ये आप समझ पाए हैं। यहां पर इसको ए बी का नाम दे दीजिए टर्मिनल्स का, जो बात करेंगे। और यहां पर कोई एक्सटर्नल लोड भी दे देते हैं आर। थोड़ा डायग्राम बड़ा हो गया है, करंट भी निकाल दो इसमें से, करंट भी वापस भेज दो। ये कैसा कॉम्बिनेशन? क्योंकि सीरीज पैरेलल सब में लगा है, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जो भी आप कहना चाहें इसको। रेड कलर, ये डायग्राम हो गया, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक लड़ी में, एक रो में एन सेल्स हैं आइडेंटिकल, और कितनी लड़ियां हैं या कितनी रोज हैं? एम रोज हैं। बात पकड़ में आई? सबका ईएमएफ हमें लेना है ई और
इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सब एक जैसे सेल लगे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो भाई एक में n थे और m रोज हैं, तो हो गए m इंटू n, इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई। आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग, नेट ईएमएफ देख लेते हैं कितना है। नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो, ईच रो ही लिख देते हैं जो सीरीज में लगी है, रो इन सेल्स इन सीरीज है, सेल्स आर इन सीरीज, जैसे आप बातों को अच्छे से समझ पाए। और इसकी वैल्यू हो जाएगी NE। भाई इसमें ई लाइन से लगा है, तो एक सीरीज का ईएमएफ कितना हो गया? N इंटू ई। अब पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल सेम रहता तो यही बना रहेगा, तो पूरे सर्किट के लिए इफेक्टिव ईएमएफ क्या है? इफेक्टिव ईएमएफ फॉर होल सर्किट, वो कितना है बेटा? तो वो भी NE है। क्यों? आपको बताया था कि भाई इसका NE है, सब पैरेलल में है, तो ए बी के बीच में क्या ईएमएफ रह जाएगा? केवल हमारा यही NE ही होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र करते हैं रो के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, ईच रो में एक में n सेल्स हैं, तो R R R R जोड़ोगे तो NR आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई NR। भाई सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ता है। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट बात करो, तो इसका टोटल का तो एक का तो आया है NR, ऐसे NR सबके हैं ना, ये तो लेकिन पैरेलल में है, कितने हैं ऐसे? M। तो अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस समझ गए होगे ना, फॉर द होल सर्किट बात कर रहे हैं। अब होल सर्किट लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन का सवाल ही खत्म हो जाए। तो ये तो एक रो का था, ये सारी रोज कैसे लगी हुई हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो थोड़ा सा मुझे कोशिश करेंगे ऐसा ना करना पड़े, 1/r डैश, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/r डैश 1/r2 r1 चलता है, तो 1/nr ऐसे करते करते हम कहां तक गए हैं? n टाइम्स, थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा। और ये कितनी बार लिखा गया है बच्चों? m टाइम्स, क्योंकि एक के लिए था r1 nr, दूसरी लड़ी के लिए रो के लिए nr, ऐसे कितने बार? m टाइम्स लिखा है। थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा भाई। तो यहां पर वैल्यू बनी 1/r डैश, ये m टाइम्स है तो m/nr, ये वैल्यू आ गई। अब r डैश क्या आ जाएगी यहां से? तो r डैश हो गई nr/m। ये टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट के लिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो वैल्यू कितनी हो गई? एक्सटर्नल लोड कैपिटल R था और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने NR/m निकाला है। ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करना चाहें अगर हम लोग, तो आराम से लिख सकते हैं I = टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF क्या है वो अभी निकाला है, विच इज NE, मैंने आपको ऊपर बताया था। टोटल रेजिस्टेंस ये निकाला हुआ है, तो ये हो गया R + NR/m। ये देखिए I की वैल्यू, और यही जो I की वैल्यू आई है, इसी में मैक्सिमम करंट की चर्चा हमें करनी होगी। अब इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम के लिए कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, पहले मैं इसको रेड कलर ले लेता हूं और एलसीएम ले लेता हूं। तो I की वैल्यू बेटा कितनी बनी? M को MNE, M एलसीएम था, MR + NR, ये देखिए I की वैल्यू बनी। इसको टॉप पे ले जाते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं।
ये देखिए हमारी आई की वैल्यू बन गई। अब mn है कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ सेल मान लो 50 लेके बैठे हो तो बदल थोड़ी रहे हो, उसी को तो 50 में कुछ तिकड़म भिड़ा रहे हो, तो वो बदलना नहीं। एक सेल का ई में बदलना नहीं है ई, तो जो न्यूमिनेटर है वो तो एकदम पक्का हो गया कि भाई वो नहीं चेंज होगा। क्या बदल सकते हो? नीचे वाला, क्योंकि m और n इंडिविजुअली बदला जा सकता है, m इंटू n नहीं बदलेगा, गुणनफल उनका, प्रोडक्ट उनका, कुछ भी ले लें वो, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ द सेल है। 50 लेके बैठे हैं, कुछ भी टुकड़े कर लेंगे तो सेल टोटल 50 ही रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये mn इज द फिक्स नंबर। क्यों? क्योंकि ये mn टोटल नंबर ऑफ सेल हैं। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो उपलब्ध है आपके पास। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, 50 लेके बैठे हो तो 50 ही है। हाँ, m और n को आप बदल सकते हैं कि सीरीज कैसी बना रहे हैं, रो कैसी बना रहे हैं, वो चर्चा संभव है। तो आई मैक्सिमम तब होगा व्हेन इसका डिनोमिनेटर mr प्लस nr जब हमारा मिनिमम होगा। इतनी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। अब मिनिमम के लिए कई तिकड़म लगाई जाती है, लेकिन जो स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हैं मैं उसको आपको बता रहा हूं। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए कैसे पता करें? तो मैं लिखता हूं mr प्लस nr। अब इसको स्क्वायर में लिख लो, mr का होल स्क्वायर प्लस nr का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसमें मैं देखिएगा mr का स्क्वायर प्लस अंडर रूट nr का स्क्वायर, और इसमें मैं घटा रहा हूं 2 अंडर रूट mr अंडर रूट nr, और यही एक्सप्रेशन इसमें जोड़ दीजिए आप। यहां शायद आपको दिखे ना दिखे तो मैं नीचे लिख देता हूं, तो इसको हटाओ, पूरा आ नहीं पाएगा वहां। तो प्लस 2 अंडर रूट mr और इंटू nr। भाई किसी भी चीज में वही सेम क्वांटिटी जोड़ो या घटाओ तो क्या फर्क पड़ता है? ये हम क्यों कर रहे हैं? हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे हम उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकें। देखिए इस टेक्निक को काफी इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में, आप भी सीखें, जानते होंगे शायद। तो यहां पर वैल्यू देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस रहा 2, और इसको रूट में सारी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, और इसको ले लीजिए r इंटू आर। अब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव इन नेचर है, निगेटिव तो होगी नहीं। गिनती mn तो नेचुरल नंबर ही हो, 1 सेल 2 सेल 4 सेल, निगेटिव सेल तो बोल नहीं रहे। कैपिटल आर और स्मॉल आर भी सब पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो उसके लिए इसमें क्या होना चाहिए? ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। ये एक्सप्रेशन निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, और कोई भी स्क्वायर वाला टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होती है क्योंकि निगेटिव आता नहीं है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी जब, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम हो जाएगी, यानी इसकी मिनिमम हो जाएगी, ये इसके बराबर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो फॉर मिनिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? इसको पुट कर दो 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर पुट कर दिया, थोड़ा इसको ऊपर ले जाना चाहूंगा और इधर आ जाओ तुम। अब ये रहा अंडर रूट mr और उसको ले जाओ अंडर रूट nr के बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर फिर स्क्वायर कर दो, कोई मतलब नहीं रहा। तो ये mr इज इक्वल टू nr, और यहां से हमें कैपिटल R की वैल्यू मिली nr अपॉन m। और ये जो भाई साहब हैं ये हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए यही निकाला था हम लोगों ने। तो हमने क्या पाया कि मैक्सिमम, अब ये जब वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो मैक्सिमम करंट मिल जाएगी हमको, क्योंकि ये इसीलिए तो ये वर्किंग कर रहे थे हम लोग। ये देखिए यहां पर अब ये मिनिमम के लिए कंडीशन निकाल दी कि कैपिटल R की वैल्यू होनी चाहिए nr अपॉन m के बराबर, तो I मैक्स हो जाएगी, I विल बी मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम करंट हमारा जो एक्सटर्नल लोड है, तो यहां पर हमने क्या समझा? फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन,
मैक्सिमम करंट और इसी तरह मैक्सिमम, इसी वजह से मैक्सिमम पावर मिल जाती है इसको। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी for maximum current in mixed combination, external resistance must be equal to total internal resistance। तो आपने ये बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा कि सीरीज में क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा होना था इंटरनल से काफी, तो मैक्सिमम करंट थी। पैरेलल में क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होना था, तो मैक्सिमम करंट थी। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में उसके बराबर होना था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत सुंदर तरीके से ये सवाल आपके सामने मेरे ख्याल से लग गया, इसमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आती। तो ये आप ध्यान रखिए और सवाल लगाते हैं। इस पे एक दो न्यूमेरिकल लिए वो मैं करके दिखाता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़। खैर इसको नोट कर लें पहले आप, तो ये आपको आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल अच्छे से, क्या लॉजिक है, जिससे फंडे इतने क्लियर हो जाए कि किसी भी एग्जामिनेशन में कोई ट्विस्ट हो, जेई हो, नीट हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कुछ भी वीडियो पॉज करें, नोट करें और कोई भी हो आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएँ। तो ये वीडियो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आसानी से आप उसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए मैं इसको ले जाता हूं और थोड़ी सी यहाँ तक काफ़ी है और अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे और हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त बच्चों के लिए। चलिए अगली बात देखते हैं फटाफट क्या है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा है बैटरी कंटेन्स n पैरेलल ब्रांचेस। n पैरेलल ब्रांचेस है, ठीक है, ईच हैविंग m आइडेंटिकल सेल। ये फोटो बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए ये इस तरह से लगी हुई हैं और एक में ईच हैविंग m सेल्स हैं एक रो में, और ऐसी यहां पर ऐसे कुछ कनेक्टिविटी दिखा देते हैं और ऐसी यहां पर जो रोज हैं वो कितनी है, n पैरेलल ब्रांचेस। तो n रोज हो गई। पैरेलल ब्रांचेस समझिएगा जो बोल रहा है, ऐसा नहीं कि m n रटे हुए कि हम वो इधर ही लगाना है उधर ही लगाना, ये नहीं करना, ठीक। द EMF ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज E और इसका R है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या पूछा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए बैटरी का टोटल और साथ में इफेक्टिव। तो ये हम लोगों ने सीखा ही था। देखिए ये कैसा सवाल है साहब, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का सवाल है। मिक्स्ड ग्रुपिंग कह लीजिए या कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो भी भाषा इस्तेमाल आप करते हो। तो EMF क्या रहेगा, देखिए एक रो का EMF कितना है, इस रो का, ये सीरीज में है तो ME हो जाएगा कि नहीं, ये सीरीज में है तो E कितने बार जोड़ दो, M बार जोड़ दो, तो ये ME आ गया। इसी तरीके से इसका वाला भी ME और सबका ME। अब आप जानते हैं क्योंकि बाकी ये रोज पैरेलल में लगी हुई हैं, आपको जैसा समझाया था, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल A और B पॉइंट का सेम ही होगा, तो इफेक्टिव EMF ME रह जाएगा इसका AB के बीच में। तो इसका जो इफेक्टिव EMF होगा जिसे आप E0 कह सकते हैं वो रहेगा ME। समझ पाए, ये आंसर हो गया पहले का। आपको मैंने समझाया कितने आसानी से हो गया, देखिए समझे होंगे तो फटाफट हो जाता है। और रही बात दूसरे की, तो मैं कलर चेंज करता हूं। क्या बोलते हैं भाई, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, ये सीरीज में है तो स्मॉल r को कितने बार जोड़ा गया, अभी निकाला भी था हम लोगों ने, कितनी बार जोड़ा, m बार, तो MR हो जाएगा। एक सीरीज में एक रो का फॉर वन रो, वैसे तो हम लोगों ने वहां निकाला था, उसी का आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, MR। और ये MR कितना है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/R डैश टोटल क्या हो जाएगा, 1/MR और ऐसे करते करते कहां तक, n टाइम्स।
तो जब n टाइम्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन एम आर। अब इसका उल्टा ही तो लेना है r डैश, तो एम आर अपॉन एन, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया एम आर अपॉन एन, आंसर हो गया। पीछे वाले का फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बता भी दिया एक बार। अब देखिए क्या कह रहा है, ए रेजिस्टेंस R इज पावर्ड बाय दिस बैटरी। अब ये इससे जो है एक बाहर एक आपने R लगा मारा है, ये R, ये बैटरी से, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ R सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड। ये तो बहुत सरल हो गई बात। तो मैक्सिमम पावर आपको, ये तो मैक्सिमम पावर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं जो पढ़ी थी कि ट्रांसफर्ड पावर विल बी मैक्सिमम when the external resistance will be equal to the internal resistance theorem, maximum power theorem या maximum current की भी चर्चा कर लीजिए, both are same। तो नंबर 2 सिचुएशन में लास्ट आपको बताया था मैक्सिमम पावर थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और करंट जब हाई होगी सबसे ज्यादा तो इसमें हमारी पावर डिसिपेशन भी हाई होगा। तो इस मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोलते थे कि एक्सटर्नल लोड हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाना चाहिए। यहां पर आर नॉट या आर डैश बोला है, इसी को आर नॉट कह दो आप, और ये वैल्यू की बराबर होनी चाहिए एम आर अपॉन एन के। जब हमारा कैपिटल आर एम आर अपॉन एन के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। मैक्सिमम पावर थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जब आई मैक्सिमम निकालते हैं हम लोग तो वही मैक्सिमम पावर थ्योरम को ही फॉलो करता है, यानी मैक्सिमम पावर के लिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल ही करते हैं। तो जब मैक्सिमम करंट होती है तो मैक्सिमम पावर मिल जाती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल भी करेंगे इसको, जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी आ जाए। तो वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें बेटा। तो ये वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखते हैं ट्विस्ट हमारे लिए क्या है। बोल रहा है ए बैटरी कंटेन्स n पैरेलल ब्रांचेस ईच हैविंग m आइडेंटिकल सेल, जो अभी किया वही है। द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज E and R। बाय मिस्टेक, यहां ट्विस्ट है, वन सेल वाज कनेक्टेड विद दिस पोलैरिटी रिवर्स्ड। अच्छा, रिवर्स फाइंड द करंट सप्लाइड बाय सच ए बैटरी टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। देखिए यहां तिकड़म क्या हो गई है कि हमारे पास जो अभी कॉम्बिनेशन था उसमें एक रो के अंदर एक सेल पलट के लग गया है। मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा दूं, ये जैसे रो है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा था, ब्लैक कलर से बना देता हूं, और एक एक की कहानी है। तो ये एक सेल हमारा ऐसे लग गया है, बाकी सब कुछ सेम है पिछले वाले के हिसाब से ही। और इसमें क्या है, कितने हैं, n पैरेलल m सेल्स थी, इसमें भी सब कुछ सेम आइडेंटिकल है, और बाकी किसी में कोई टेंशन नहीं है। बाकी में जो जैसे लगा था वो वैसे चला जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे बना देते हैं, और टोटल कितनी इसमें ब्रांचेस हैं, n। तो n रोज हैं इसके अंदर। आप समझ पाए होंगे क्या कहानी हुई है। केवल गलती से एक सेल एक आर्म के अंदर पलट के लग गया है, बाकी तो सब राइट तरीके से चल रहे हैं, ठीक है साहब। अब ये कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ, वो भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, और इसी में शायद इन्होंने करंट पूछी है, ये R हो गया, और इसमें पूछी है करंट कितनी जावेगी, ये हमको निकालना है। समझ गए, पूरी सिचुएशन क्लियर है। E और R इसकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको उठा के कर देता हूं ऊपर। अब आप देखिए, अगर मैं पहले वाले रो को भूल जाऊं तो बाकी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो वही काम चल रहा जो चल रहा है। तो अगर मैं एक रो को हटा दूं तो बाकी बची हुई रोज कितनी है, n-1। तो n-1 करेक्ट रोज भाई, एक में गड़बड़ी थी, बाकी में तो गड़बड़ी थी नहीं। वो क्या है, इन पैरेलल विल बी ए सेल विथ EMF
E1 की वैल्यू हो गई ME। देखिए इसके अंदर तो ये E था ना, तो E और कितने बार M सेल्स, तो इसके जो EMF है कितना है, ME है। तो ये ME बाकी जो करेक्ट वाली है वो सब ME वाली है। तो N माइनस करेक्ट रोज इन पैरेलल सेल्स विल बी ए सेल विथ EMF इक्विवेलेंट कितना है, ME। यानी इस वाली रो का EMF कितना है, ME। ऐसे इसके नीचे वाली की तो N माइनस वो रोज का जो EMF है वो ME है। तो इन सारी कहानी को समेटकर एक सेल हम बना देंगे अभी, और ऊपर वाले को एक अलग सेल पकड़ लेंगे और दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भाई सीरीज में थे तो आर जोड़ रहा था ना, और आर जोड़ रहा था एक सीरीज में, और ऊपर से पैरेलल की कहानी भी है। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी MR अपॉन N-1। आपने देखा था मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए फॉर्मूला, ME ही हो गया एक का, और ME कितने बार आना है, N-1 बार। करेक्ट रोज की बात कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा और बताऊं आपको। यहां पर जो बात आपसे लिख रहा हूं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में आप चूक रहे हैं तो 1 अपॉन MR, ये R था ना, तो MR आ गया एक का, इसका MR रेजिस्टेंस है, और ये आप जोड़ते चले जाएंगे इस तरीके से कितनी बार, N-1 टाइम्स। तो ये 1 अपॉन R डैश, थोड़ा सा और ऊपर लेना होगा शायद, तो 1 अपॉन R डैश की वैल्यू हो जाएगी N-1 अपॉन MR, और इससे R डैश की वैल्यू हो जाएगी MR अपॉन N-1। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इसलिए लिखा जैसे किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो। तो ये MR था, ये N-1 करेक्ट रोज की कहानी हो गई। करेक्ट रोज के लिए जो बैटरी लगी है, यानी N-1 जो रोज थी उनको खत्म करके उसकी जगह एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका EMF ME है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस MR अपॉन N-1 है। अब बात करते हैं जो रोज दूसरी गड़बड़ है, रॉन्गली कनेक्टेड रोज की बात करते हैं। उसके लिए EMF क्या रहा, फॉर रॉन्गली कनेक्टेड रो, एक ही तो रो है जिसमें गड़बड़ी से लगा हुआ है, उसका EMF कितना रहा, उसके EMF को ले लेते हैं E2। अब मैंने आपको बताया था कि एक सेल गड़बड़ होता है तो दो को मार देता है, खुद जाता है, दूसरे को -E आ जाता है ना, तो -E +E को खा जाएगा, तो 2 की कमी हो जाती है। तो आप 2 घटाएंगे, यानी नंबर क्या हो गया, M सेल थे ना इसके अंदर M, तो M में 2 कम हो गए, तो M-2E, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक वाला ये लाल वाले को खा जाएगा, तो M में 2 कम हो जाएंगे। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो सीरीज ही में चल रहा है बेटा, उसमें तो नहीं घटता। इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीधा उल्टा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया है इसका, MR, तो वो आप लिख दीजिए इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस MR। अब बेसिकली ये जो जाम था, इस जाम की जगह 2 बैटरी हो गई। एक बैटरी, ये दोनों बैटरी पैरेलल में लगी हैं, इसका E इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, प्यार से निकल आएगा। तो ये दोनों बैटरी, ये नीचे N-1 रो, और जो रॉन्गली थी उसको, इसकी उस कहानी ये है। तो नॉट 2 बैटरीज, ये नाउ दीज 2 बैटरीज आर इन पैरेलल। बात पकड़ पाए हैं ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर नहीं ले जाना चाह रहा था कि आपको दिखता रहे, लेकिन चलिए थोड़ी सी जगह बन पाई है। तो जो रॉन्ग वाली रो थी वो इधर कहीं आ गई बैटरी के साथ, और एक दूसरी वाली जो हमने निकाली थी वो भी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आगे पीछे कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये R लगा हुआ, ये कहानी है। तो ये जो दो बैटरी लगाई हैं, इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, तो इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला हमको पता है, क्या लिखते हैं, E इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2। यही फॉर्मूला पहले भी लगाया, एकदम आपका बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। अब ये E1 की जगह लिख दीजिए ME अपॉन R1, यहाँ निकाला था, MR अपॉन N-1 प्लस E2
m माइनस 2 इंटू ई और इसका हो गया mr। फिर नीचे आ जाओ 1 अपॉन mr n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन mr। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि करंट निकालना है ना, तो करंट के लिए टोटल ईएमएफ और टोटल हमें वैल्यू चाहिए होगी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेके, तो वैल्यू आपकी बनेगी mn माइनस 2 अपॉन n इंटू ई। ये ई इक्विवेलेंट आएगा आपको। एलसीएम लेके मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कोई भी बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है। mr सेम आ जाएगा, n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, n बचेगा, आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं, जोड़ना घटाना करिए। ये वैल्यू आ जाएगी mn माइनस 2 अपॉन n इंटू ई। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा सरल। अब इसके लिए 1 अपॉन आर नॉट करें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में चर्चा चल रही है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहां लिखिए 1 अपॉन mr अपॉन n माइनस 1, तो n माइनस 1 ऊपर कर दो, फिर इसको लिखोगे प्लस 1 अपॉन mr। देख पा रहे हैं आप, सॉल्व कीजिए n अपॉन mr, तो यहां से r नॉट की वैल्यू क्या हुई, पलट दो, mr अपॉन n। देखा ना आपने, पूरा एकदम मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब आप पूरी सर्किट की चर्चा कर लीजिए। ये देखिए मत सवाल का मत आंसर है, जो सीख जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। बीच में ये कैमरा थोड़ा रुक गया था तो मुझे पता नहीं चला, पता चल रहा है तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। फिर से एक बार छोटी सी बात कर दूं, पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो यहां तक आप हम लोग पहुंच गए थे। ये 1 अपॉन आर नॉट निकाला था, तो आर नॉट mr अपॉन n हो गया था। टोटल रेजिस्टेंस फॉर होल सर्किट क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए आप, और करंट क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ये रहा जो ऊपर से निकाला था, देखो ये टोटल इक्विवेलेंट वाला ये रहा, इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये पुट कर दी है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप ये आसानी से सवाल कर सकते हैं। मैं आपको मौका देता हूं कि ये आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी अच्छी पढ़ाई के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें। पॉज करें वीडियो, नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, जो भी पॉसिबल है, और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। अगेन नोट डाउन कीजिए और नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और ये यहां तक लेके आता हूं। मेरे ख्याल से सवाल यहां तक बन जाएगा, बन गया है। तो इस तरह से देखिए, आपको पूरे लेक्चर में मैंने सारी बात बता डाली है आपको। सुपर स्ट्रॉन्ग लेक्चर है, सुपर स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए। शुरुआत जो हुई थी, मैं 10-20 सेकंड और लेता हूं आपके। शुरुआत जो हुई थी समरी के फॉर्म में 3 कॉम्बिनेशन थे, लेकिन उनके खास वजहें थी कि जब आपको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर ज़्यादा हमको अगर करंट चाहिए हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर हमें अगर पावर ज़्यादा चाहिए हो तो हम चाहिए होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। फिर क्या क्या उसमें रूल्स लगते हैं, न्यूमेरिकल सारे हम लोगों ने किए। इनको ध्यान रखेंगे तो 100% आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है ये लेक्चर काफ़ी लर्निंग से भरा रहा होगा। इन वीडियो को आप सीक्वेंस और सीरियल वाइज देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट इतने, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, समझ में आएगा सब कुछ। हो ही नहीं सकता ना है, एकदम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ना समझ में आने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।